बाप से। तो पिताजी ने बोला कि देखो यार क्या है, अभी कितना उम्र हुआ है, 26-27 साल का उम्र है ना, दो फिर से। आप कह सकते हैं कि एक बच्चे को नदी में फेंक दिया गया है, उसको तैरना नहीं आता है, वो हाथ पैर मार रहा है। तो इनिशियली मैं दिल्ली में गया तो आई डिडंट नो कि व्हाट शुड आई रीड। समस्या कहाँ आती है कि बच्चा पीएचडी करने लग जाता है, स्किल हाँ कैसे बनानी है, पीएचडी करने लग जाता है, उसमें समस्या है। सर माहौल का मैटर पड़ता है कि नहीं? जैसे कि दिल्ली में है, ओरेन में, करोल बाग में, मुखर्जी नगर में, फिर पटना में भिकना पाड़ी में, कहीं साइड में बोरिंग रोड में है, फिर गांव में है, क्या कुछ मेंटली कुछ उस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है, इन्फ्लुएंस होता है? ऑफ कोर्स। और अभी जो 8.5 महीने का समय बचा हुआ है 70th प्रीलिम्स को लेकर, तो उसमें अब क्या अप्रोच रखें अच्छा मार्क्स वो फेच करें? दूसरा, आपको कोई एक मंथली मैगजीन यूपीएससी की पढ़नी पड़ेगी, उससे देखिए आपको दो फायदा हो। मार्केट में निकले, कोई भी मैगजीन देखा, कोई बुक्स देखा, कुछ भी है उठा के लेके आ गए और रूम में सजा के रखे हैं। ये समस्या सर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में है, खास करके हिंदी जो मीडियम वाले हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा है। इससे सर कैसे बचा जाए? न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ जो मैंने इधर खोजा है, थोड़े दिन पहले मुझे मिला ये। देखिए मुझे तो लगता है कि ये पता नहीं, ये नोशन था कि एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, बात तो समझ में नहीं आया। बीपीएससी में चल रहा था कि हाँ बीपीएससी में एनसीईआरटी यूपीएससी वाले सारे पढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट का असली मीनिंग क्या है वो अच्छे से समझाया है, आपको लक्ष्मीकांत नहीं समझाएगा था। आज जो बुकलेट है जीएस सेकंड में ऑलमोस्ट 60-65 पेज का मिलता है, और एक्सपेक्टेशन है जो चेक कर रहा है कि आप ठीक ठाक लिखें। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि देखते हैं अच्छा आंसर कैसा लिखा हुआ है, आंसर का जो है मॉडल क्या है, अच्छा हाँ इंट्रो बॉडी कंक्लूजन क्या है, लेकिन लिख नहीं रहे। दोनों में ही कुछ प्रॉब्लम, दोनों में ही आपने पढ़ा, आपने 2 घंटे उसको भी पढ़ा, 2 घंटे इसको भी पढ़ा। एक में आपने बस ये पढ़ा ये सोच करके हमें एग्जाम पास करना है, एक में आपने ये सोच करके पढ़ा कि हम पार्लियामेंट के बारे में सीखते हैं कुछ। दैट इज द डिफरेंस। और कोई डिफरेंस सर क्या डिफरेंस? तो देखिए फायदा क्या होगा, मैं फायदा बताता हूँ। लिखने से फायदा क्या होता है, बस 2 लाइन आपने सोचा, 2 लाइन लिखा, लेकिन जैसे ही उसका कंटेंट आप देखिएगा ना, क्विट इंडिया मूवमेंट का 4 पेज का कंटेंट देखिएगा मॉडल आंसर की तरह, एक एक चीज आपको उस दिन याद हो जाएगा। कुछ ऐसे रिलेशनशिप जो आपको पुश नहीं कर रहे हैं इस तैयारी में, आपको खींच रहे हैं, आपकी डिसिप्लिन को तोड़ रहे हैं, आपकी कंसिस्टेंसी को भंग कर रहे हैं, प्लीज उनसे दूर रहिए। मेरे वन ऑफ द बेस्ट जो मैं टॉपर का इंटरव्यू किया हूँ, सिलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू 64 से लेके, उसमें सर आपका भी इंटरव्यू जो मेरे दिल के बहुत करीब होने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ ब्रजेश कुशवाहा सर हैं। 60th बीपीएससी का जो रिजल्ट आया सर का, उसमें ब्लॉक SC/ST वेलफेयर के पोस्ट पर सर का चयन हुआ है। सर का ये 4th अटेम्प्ट था, लगातार सर स्ट्रगल कर रहे थे। तो इस वीडियो में हम ऑनेस्टली बात करेंगे, कैंडिड तरीके से बात करेंगे कि आप सबकी जो क्वेरी होती है कि किस तरीके का स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, 70th बीपीएससी के लेकर जो पैटर्न चेंज हुए हैं किस तरीके से आप शिफ्ट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को, उस पर बात करेंगे। सर का नोट्स क्या था, कंटेंट क्या था, किस तरीके का बुक लिस्ट था, तो ओवरऑल एक कंप्लीट वीडियो होने वाला आप सबके लिए। तो चैनल ग्रो करने, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सर सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन्स। धन्यवाद। सर ब्रीफली सर अपने बारे में बताएं थोड़ा आप। मेरा नाम ब्रजेश कुशवाहा है, जैसा कि इन्होंने बताया, और मेरी रैंक इस बार 247 आई है, और मेरा वेलफेयर ऑफिसर के पद पे चयन हुआ है। और मेरी इनिशियली जो स्कूलिंग है वो सेंट जेवियर स्कूल से हुई, बलिया से, और उसके बाद से मैंने अपना सिविल इंजीनियरिंग जो है वो KNIT सुल्तानपुर से किया। और उसके बाद मैं ऑफ कोर्स जॉब एक ले सकता था वहाँ पे, लेकिन मैंने प्लेसमेंट ऑप्ट नहीं किया और मैं दिल्ली चला गया तैयारी के लिए 2017 में। और स्टार्टिंग में मैंने वहाँ पे वाजीराम एंड रवि से कोचिंग की, और उसके बाद से मैं प्रिपरेशन कर रहा था, कुछ अप्स एंड डाउन्स आए। 64th में मेरा बस 2 नंबर से रुका, पहला अटेम्प्ट था वो मेरा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी पेनफुल था, क्योंकि ऑफ कोर्स मैंने उस समय पे यूपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रख करके परीक्षा दी थी, बीपीएससी को बस 10 दिन दिया था। 10 दिन में उतने क्लोज जा करके और फिर नहीं रुका, तो मैं मुझे लगा कि एटलीस्ट अच्छे से अटेम्प्ट ही दे देना चाहिए था। उसके बाद से मेरा थोड़ा हेल्थ इशू हुआ है ना, मुझे स्टोन वगैरह हुआ, मेरी हेल्थ समस्याओं के चलते मैं 2 अटेम्प्ट अच्छे से नहीं दे पाया। सीरियस मेरा पहला अटेम्प्ट जो है वो आप कहिएगा कि 67 था। 67 में मैंने काफ़ी मन से दिया था बीपीएससी, मैंने सब छोड़ छाड़ करके बीपीएससी बस दिया था। लेकिन आप देखिए, अब तो मैं बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों का जो है 67 हिंदी छोड़ के और किसी का हुआ नहीं, जैसे आप जानते हैं। तो अब ये समस्या हुई कि 67th मेरे लिए काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था, क्योंकि वो पहला मैंने मन से दिया था। उसके पहले मैं बीपीएससी देता नहीं था मन से, मैं यूपीएससी फोकस
एस्पिरेंट था। तो फिर भी अब ये यहाँ पे आप पूछिएगा कि फिर जब ऐसे सिचुएशंस आते हैं कि 67th आप मन से दे रहे हैं, कम से कम 2 साल तक टाइम लिया था 67th, है ना, एक बार कैंसिल हुआ, लीक हुआ पेपर, बहुत समस्याएं हुई थी, एस्पिरेंट्स काफ़ी मेंटल एंजाइटी में थे। तो आपको उस समय सपोर्ट मिलता है फिर यहाँ पे माँ बाप से। तो पिताजी ने बोला कि देखो यार क्या है, अभी कितना उम्र हुआ है, 26-27 साल का उम्र है ना, दो फिर से। तो 68 फिर से उसी एनर्जी से दिया। लेकिन इसके साथ साथ मैं चाणक्य से जुड़ गया था। मैं यहाँ पे पहले कंटेंट डेवलपर में आया, वहाँ पे यूट्यूब पे मैंने फैकल्टी के तौर पे कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। चाणक्य ने मुझे इनरोल किया, फिर मैं ऑफलाइन क्लासेस लेने लगा और मैं बोलूँगा कि उससे मुझे काफ़ी मदद मिली। ओके सर, मतलब मोटा मोटी सर आपका ये रहा है बैकग्राउंड, है ना। सर ये बताएं कि पढ़ाई लिखाई कैसी रही है, मतलब कि इंटेलिजेंट वाला स्टूडेंट थे आपकी, एवरेज टाइप के स्टूडेंट रहे हैं? नहीं, मैं शुरुआत से ही पढ़ने में ठीक हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा कि मैं बहुत एवरेज हूँ। मैं ठीक लड़का हूँ। 10th में मेरा 96% था और सीबीएसई बोर्ड से। हाँ, मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर था उस समय गोपालगंज में। तो अच्छी स्थिति थी। लेकिन +2 में क्या हुआ कि यहाँ पे मैं आया, फिर से मेरी तबीयत खराब हुई। पटना में जो भी आता है, मैं सुपर 30 में था। सुपर 30 अभयानंद के, हाँ सुपर 30 में था मैं। अभयानंद सर एक हैं DGP, और वहाँ पे मेरी तबीयत खराब हुई। मेरा IT में 8 मार्क्स से रुका। और उस समय कपिल सिब्बल जी ने जो है 12th के साथ, वो आपको पता होगा 2012 के आसपास में 12th का नंबर जोड़ रहे थे JEE मेंस के लिए। तो मुझे पटना NIT मिल सकता था जितना मेरा नंबर आया था, लेकिन 12th का जब नंबर जुटा तो रैंक काफ़ी ऊपर हो गई। तो अंततः मुझे 1-2 कॉलेज और भी मिले थे। मुझे RV इंजीनियरिंग कॉलेज मिला था उस समय बैंगलोर में, लेकिन मैंने प्राइवेट कॉलेज ऑप्ट नहीं किया। UPTU का काफ़ी अच्छा कॉलेज है KNIT सुल्तानपुर, मैंने उसको ऑप्ट किया। ओके सर, आपका अटेम्प्ट तो सर 4 था सर, मीडियम सर इंग्लिश रखा था आपने, है ना। और सर ऑप्शनल का सर ज़्यादा कोई खास रूल तो है नहीं, ऑप्शनल बाय द वे सर था क्या आपका? मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, जैसे मैंने बताया। जी 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 बिल्कुल। सर मैं ये आपसे जानना चाहूँ कि एक फैमिली में सर एम्बियंस होता है, एनवायरनमेंट होता है, कि जैसा कि आप उसको मेंशन करें कि किस टाइप का हो रहा है माहौल, क्या पढ़ाई लिखाई का माहौल रहा है या फिर वो कुछ अलग बैकग्राउंड रहा है घर का? देखिए, मैं यहाँ पे, अब आपने आज काफ़ी अच्छा सवाल किया है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपके घर का माहौल कैसा है, आपके माता पिता जो है किस माहौल में आपको रख रहे हैं। मेरे घर का माहौल जो है, मेरी ऑफ कोर्स फैमिली जो है बिजनेस से जुड़ी हुई है। हम लोगों का खाने पीने का काम है मेनली। तो पिताजी बिजनेस ओरिएंटेड माइंड के हैं, बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। मेरे पिताजी नॉन मैट्रिक, मैं बताना चाहता हूँ। तो ऐसे माहौल का बच्चा, मैक्सिमम बच्चे मेरे जैसे हैं, तो आप लोग शायद रिलेट कर पाइएगा इससे कि वहाँ पे मुझे कोई आइडिया नहीं था। आप कह सकते हैं कि एक बच्चे को नदी में फेंक दिया गया है, उसको तैरना नहीं आता है, वो हाथ पैर मार रहा है। तो इनिशियली मैं दिल्ली में गया तो आई डिडंट नो कि व्हाट शुड आई रीड, है ना, किस तरीके से मेहनत करनी है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं। सर मनी कंस्टेंट तो नहीं था ना? नहीं, मनी का मैं बोलूँगा बहुत इशू नहीं हुआ है मुझे। सर कंटिन्यू। लेकिन आप कह सकते हैं कि जानकारी किसी को नहीं थी। मेरे पिताजी समझा रहे हैं कि हाँ भाई पेपर डेली पढ़ो, है ना, ये सब्जेक्ट पढ़ो, ये ऑप्शनल ले लो। तो ये लेवराज नहीं था मेरे पास, जो बाकी कैंडिडेट से अभी मैं मिल रहा हूँ। मैक्सिमम के ऑफ कोर्स जो फैमिली बैकग्राउंड आप देखें, मैक्सिमम बच्चों के फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी अच्छी है, सभी ऑफिसर्स के बच्चे हैं। तो इसमें मैं मानता हूँ कि इसमें थोड़ा सा मुझे इसलिए स्ट्रगल करना पड़ा। इनिशियली मुझे 1 साल इस एग्ज़ाम को समझने में लग गया, जो कि मैक्सिमम बच्चे इसी फेज में रहते हैं। मैक्सिमम आप लोग भी स्ट्रगल करिएगा, है ना जी। तो फैमिली बैकग्राउंड का फोर्स असर होता है। मेरा क्योंकि बिजनेस वाला फैमिली का बैकग्राउंड था, तो मुझे स्ट्रगल हुआ। सर आप जैसे स्ट्रगल बता रहे हैं, 1 साल तक सर सिलेबस सर समझने में लग जाता है, कैसे फिल्टर आउट करना है, कैसे पढ़ाई करनी है। मैं भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूँ। क्योंकि सर आप लोग उस प्रोसेस से गुजर चुके हैं, तो ये चीज़ आप अच्छे से जानते हैं। और चूँकि आप चाणक्य इसमें आप एज ए फैकल्टी के तौर पे वहाँ काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को आप देख रहे हैं वहाँ नज़दीक से। कहाँ समस्या होती है सर? जैसे कि सिलेबस है, सिलेबस नहीं समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, 2-2 महीने 3-3 महीने 6-6 महीने तक उनको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़े कैसे पढ़ें। ये कहाँ पे वो लूपहोल है एक तरीके से? द क्रूशियल थिंग इज, यू हैव आस्क्ड वेरी जेन्युइन क्वेश्चन कि कहाँ समस्या क्या है। द क्रूशियल थिंग इज, जब हम लोगों का टाइम था, आई एम टॉकिंग अबाउट 17, तो 2017 के टाइम में जियो आया नहीं था, कोई ऐसा डिजिटल रिवोल्यूशन नहीं था पढ़ाई में। ढेर सारे जो आपके कंटेंट अभी मिल रहे हैं कि ये सिलेबस है, ऐसे पढ़िए, ये स्ट्रेटजी है, ऐसे वीडियोस नहीं थे। टॉपर का टेस्टिमोनियल सब कम थे, आप गौर से समझिए। तो हमारा एरा जो था उस समय हार्ड कोर, जो भी आपके हार्ड कॉपी जो उन पे हम रिलाई कर रहे थे, है ना। जो मटेरियल है वो ऑफ कोर्स सॉफ्ट कॉपी में नहीं थे, यूट्यूब पे नहीं थे, हमें किताबों से पढ़ना था, समझना था। आजकल के बच्चों के पास ये ऑफ कोर्स लेवराज है कि किसी की भी स्ट्रेटजी देख सकते हैं। जहाँ तक आपने बोला कि बच्चों को अभी क्या करना चाहिए, तो बच्चों को सबसे पहले उनसे सीखना चाहिए जो सफल है कि नहीं। तो जो कैंडिडेट सफल है उनकी स्ट्रेटजी पहले देखिए कि वो कैसे पढ़ रहे थे,
उनकी क्या स्ट्रेटजी थी। दूसरी बात कि जो कंटेंट है वो कहाँ से पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो देखिए कंटेंट ऐसा है कि आप थोड़े दिन में ही सीख जाइएगा कि यही कंटेंट पढ़ना है। समस्या कहाँ आती है कि बच्चा पीएचडी करने लग जाता है, स्किल हाँ कैसे बनानी है सर, पीएचडी करने लग जाता है, उसमें समस्या है। अब कंटेंट तो ढेर सारा है, आप सब नहीं पढ़ सकते हैं। आपको क्या करना है, सीमित कंटेंट रखना है, उसको बार बार रिवाइज करना है ना। मैं एज ए टीचर हमेशा समझाता हूँ कि एक किताब पढ़िए, उसको 20 बार पढ़िए, 20 किताब को एक बार मत पढ़िए। दैट शुड बी द की, है ना, दिस इज द की। तो आप ऐसे पढ़ाई अगर करिएगा, मुझे लगता है बच्चे अगर ऐसे पढ़ेंगे तो ये काफी बेनिफिशियल होगा। ओके सर, आपने इसे मेंशन करा था कि आप दिल्ली में थे, वाजीराव रवि में सर आपने क्लास करा। सर दिल्ली के माहौल को आपने देख लिया है, पटना में आप रह रहे हैं, यहाँ के माहौल को देख रहे हैं, तो क्या दोनों में किस तरीके का डिफरेंशिएशन आप कर पाएंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सर इतने प्रिविलेज होते हैं कि वो दिल्ली तो चले जाते हैं, कुछ लोगों का स्ट्रगलिंग लाइफ होता है फिर भी वो दिल्ली जाते हैं, कुछ लोग पटना में नहीं आ पाते, रिमोट एरियाज में, गाँव में उनको रहना होता है। तो दोनों में सर क्या डिफरेंस है, या फिर तीनों में कहें आप किस तरीके का डिफरेंस है? 3 तरीके के बच्चे हैं जैसे आपने बोला। और सर एक सवाल मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि सर क्या दिल्ली पटना जाके ही मतलब सफलता की मिल सकता है या फिर घर पे भी रह के इसको सर हम चलिए जो क्वेश्चन है तीनों, इसका मैं अभी एंड कर देता हूँ। जैसे आपका क्वेश्चन है कि एक बच्चा कर रहा है घर से तैयारी, जो कि उसके पास संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है, और एक बच्चा है जो तैयारी कर रहा है दिल्ली या पटना में आकर के। ऑफकोर्स दोनों जगह पैसा लग रहा है, लेकिन पटना में थोड़ा पटना में है ना, ऑफकोर्स, इसलिए वो दिल्ली नहीं गया। लेकिन द थिंग इज, इसका मैं अभी बताता हूँ आपको। मैं जब मॉक इंटरव्यू दे रहा था, और मॉक इंटरव्यू के टाइम में एक लड़की थी, आई थी वो समस्तीपुर से, हाँ 68 में, इसी मुझे याद है इसलिए। वो मेरे से मिली और उसने मुझे बताया, क्योंकि वो थोड़ा एंजाइटी में थी, उसका पहला इंटरव्यू था, मैं इंटरव्यू ऑलरेडी दे चुका था, तो मेरे सब पूछ रहे थे डॉक्यूमेंट क्या लगेगा। तो वी आर टॉकिंग एट दैट टाइम, और उसने मुझे बताया कि बस उसने स्मार्टफोन से पढ़ाई की है, उसके पास कोई मटेरियल सोर्स नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब लिटरली मैं उस लड़की से काफ़ी इंस्पायर हुआ। उस लड़की ने मुझे ऐसे दिखाया था जो उसने टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब के मदद से बस सीखा था लिखना। और आप विश्वास मानिए कि उसका ऐसे पढ़ के मुझे लगा कि मैं भी इतना अच्छा ऐसे नहीं लिखता हूँ, क्योंकि मैंने इतना सपोर्ट लिया है ना। तो देखिए यही ब्यूटी है। बात यही है कि आप कहाँ रह के तैयारी करना चाह रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है। बात है कि आप में कितना जज्बा है, द ग्रिट विच यू आर रिफ्लेक्टिंग इन दिस पेपर या दिस कमीशन के पेपर में, ये काफी मायने रखता है। उस लड़की मुझे वो ग्रिट दिखा, वो जज्बा दिखा कि वो गांव से रह करके, उस सुदूर समस्तीपुर के गांव में रह करके बस इंटरनेट का यूज करके, और वो इंटरव्यू के लिए आई थी देने। ऑफकोर्स उसका हुआ कि नहीं हुआ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कभी ना कभी उसका हो जाएगा, क्योंकि जो जज्बा है वो इन बैरियर्स को तोड़ता है कि आप किस जगह पे तैयारी करें। आप पटना में है, दिल्ली में, आप लंदन में है, आप अमेरिका में है, ये मैटर ही नहीं करता। एंड ऑफ द डे मैटर करता है कि आप कितने जुनूनी हैं। सर माहौल का मैटर पड़ता है कि नहीं? जैसे कि दिल्ली में है, ओरेन में, करोलबाग में, मुखर्जी नगर में, फिर पटना में भिकना पहाड़ी में, कहीं साइड में बोरिंग रोड में है, फिर गाँव में है, क्या कुछ मेंटली कुछ उस तरीके का इम्पैक्ट पड़ता है, इन्फ्लुएंस होता है? ऑफकोर्स, क्यों नहीं पड़ेगा, माहौल असर डालते हैं। आप ऐसे किसी माहौल में है जहाँ पे पढ़ाई का कोई बातचीत ही नहीं हो रही है, बातचीत ही अलग डिस्कशन की हो रही है, तो आपके पढ़ाई पे क्यों नहीं असर आएगा, आपका माइंड डाइवर्ट करेगा। तो दिल्ली और पटना के माहौल में ये थोड़ा सा अंतर है। पटना में मैं देखता हूँ कि चूंकि बीपीएससी ओरिएंटेड पढ़ाई है, तो यहाँ पे मैं बच्चों का, अब मैं जग जाहिर करना चाहूँगा कि यहाँ थोड़ी सीजनल पढ़ाई होती है कि प्रीलिम्स आया तो प्रीलिम्स के लिए पढ़ लिया, मेंस आया तो मेंस के लिए पढ़ लिया, इंटरव्यू के टाइम में इंटरव्यू के लिए पढ़ लिया। कोचिंग्स भी ऐसे ही ओरिएंटेड हैं, लेकिन ऐसा इस पेपर में नहीं होता है। इस कमीशन के पेपर में देखिए, आपको कोई भी जोन हो, आप असफल हो गए हैं, आपका कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको फिर भी मेंस की आंसर राइटिंग करनी है, आप नहीं करिएगा तो नहीं होगा। एंड ऑफ द डे जब आप प्रीलिम्स के लिए जा रहे हैं तो आपको मेंस अपना तैयार रखना है। आपका मेंस ही प्रिपेयर नहीं है तो आप फिर से फेल होते रहिएगा, है ना। प्रीलिम्स निकाल के ही क्या करिएगा, 2 महीने में मेंस की तैयारी होती नहीं है। तो देखिए दिल्ली और पटना में मुझे यही फर्क लगा कि वहाँ पे कॉन्टिन्यूअस जो अप्रोच है तैयारी की, उस पर फोकस किया जाता है। पटना में थोड़ा डिस्क्रीट अप्रोच है कि पहले प्री कर लेते हैं, फिर मेंस कर लेंगे, फिर इंटरव्यू कर लेंगे। ये मुझे मेजर डिफरेंस लगा जो मैंने महसूस किया, क्योंकि मैं दोनों जगह रहा हूँ। ओके, मुझे आइडिया जी सर। अब जैसे 69 से सर बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर मतलब कि थोड़ा सा यूपीएससी की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो गया था, 69 में ज़्यादा देखने को मिला, और आगे हो सकता है कि ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा है कि और ज़्यादा आएगा यूपीएससी का इन्फ्लुएंस, है ना। अब जो सर सिलेबस जिस तरीके से चेंज हुआ है, सिलेबस तो नहीं कर सकते, सिलेबस तो वही है, लेकिन जो क्वेश्चन का नेचर है सर,
अब इस पे एस्पिरेंट्स किस तरीके का स्ट्रेटेजी फॉलो करे, और अभी जो 8.5 महीने का समय बचा हुआ 70th प्रीलिम्स को लेकर, तो उसमें अब क्या अप्रोच रखे हैं एस्पिरेंट्स कि उनका प्रीलिम्स के लिए अच्छा मार्क्स वो फेच करें? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, और ये सबका मुझे लगता है क्वेश्चन होगा जो भी बच्चे बिल्कुल प्रीलिम्स के लिए बैठे सभी लोगों का। इट्स अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन कि प्रीलिम्स के लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए गौर से 68 से ही आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा हमें ये एहसास मिला था कि भाई अब रट्टे मार वाले क्वेश्चंस नहीं पूछ रही है बीपीएससी, है ना, रॉट लर्निंग पे फोकस नहीं कर रही है, थोड़ा सा लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रही है, इन डेप्थ में एनालिसिस करवा रही है बच्चों से। 69th में ये प्रत्यक्ष हमें दिख गया। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि पॉलिटी और इकोनॉमी के जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी अच्छे थे, वो इस लेवल के अच्छे थे कि अभी यूपीएससी भी उसी टक्कर के लगभग क्वेश्चंस पूछता है। और मैं तो बच्चों को शुरुआत से ही बोल रहा हूँ कि बीपीएससी जो है यूपीएससी की राह चल पड़ा है। आज से नहीं, मैं देख रहा हूँ कि अगर ऐसे आ गया और ऐसे में आप फिलोसॉफिकल ऐसे पूछ रहे हैं, ठीक वैसे ही प्रीलिम्स में अगर आप ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो ऑलमोस्ट यूपीएससी की राह चल दिया है। तो बच्चों को मैं बोलूँगा कि कुछ कुछ सोर्स आपको चेंज करने की ज़रूरत है, जो मैंने महसूस किया। सबसे पहले करंट अफेयर्स का जो आपका सोर्स है, जो पहले बच्चे मैक्सिमम, मैं भी यही करता था कि एक ईयरली मैगजीन आती थी कोई भी, है ना, और वो एसएससी लेवल की जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, है ना, वन लाइनर्स, वो हम लोग पढ़ते थे। उससे आपको अब थोड़ा सा उसके अलावा भी थोड़ा इन डेप्थ जो है करंट अफेयर्स पढ़ के जाना पड़ेगा, है ना। आपने क्वेश्चन इस बार देखे होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको लगा होगा कि न्यूज़पेपर से आया है, उससे एक भी क्वेश्चन ही नहीं था। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, उस मैगजीन से एक भी क्वेश्चन नहीं था। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन सबको पता है कि कौन सा मैगजीन है वो। दूसरा, आपको कोई एक मंथली मैगजीन यूपीएससी की पढ़नी पड़ेगी। उससे देखिए आपको दो फायदा होगा, क्योंकि अभी तैयारी जो है मेंस और प्रीलिम्स की थोड़ी इंटीग्रेटेड हो गई है। जो मेंस में कंटेंट है वही प्रीलिम्स में थोड़ा इन डेप्थ करके पूछ रहा है। तो आपको एक तीर से दो निशाने लगाना है यहाँ पे। पहला, जब आप उस मंथली मैगजीन को पढ़िए तो एक पढ़िए कि डेटा बेस्ड तरीके से आप पढ़ रहे हैं उसको, मतलब आपके दिमाग में थोड़ा डेटा चल रहा है, हाँ, डेटा एक्सट्रैक्ट कर लें आप। और एक मेंस की जैसे तैयारी होती है वैसे आप पढ़ लीजिए। तो उससे आपका क्या होगा कि प्रीलिम्स की भी तैयारी अच्छी होगी और मेंस की भी। लेकिन इसका मतलब अब देखिए ये नहीं कि बस वही आप पढ़ के चले जाइए। देखिए बीपीएससी ने, मैं एग्जांपल फिर से दे रहा हूँ, 68वीं में फिलोसॉफिकल ऐसे पूछा, इस बार सब नॉर्मल को ऐसे पूछ दिया, नॉर्मल टॉपिक से। तो क्या पता पिछली बार जो है पेपर बेस्ड या इन डेप्थ थोड़ा सा करंट अफेयर पूछा है, इस बार वही पूछ दे वन लाइनर। तो देखिए आप कोई भी लूप होल आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये पैटर्न अभी सेट नहीं हुआ है कि बीपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है अभी। हाँ, ये स्टेबिलिटी नहीं, अभी स्टेबिलिटी आई नहीं है कि नेचर ऑफ क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। ऐसे में हमने देख लिया है, जो भी बच्चा अगर फॉलो कर रहा है मेरी बात समझ रहा होगा कि ऐसे में ये चीज देखने को मिली है कि पिछली बार टफ आए थे, इस बार आसान आ गए। तो क्या पता इस बार वन लाइनर पूछते हैं। तो आप प्लीज वो भी मैगजीन करिए। सर आपने बताया कि इसे मंथली सर कोई मैगजीन लेना पड़ेगा, सर कुछ रिकमेंड करना चाहेंगे जो कि हो आपकी नज़र में बेस्ट? जो देखिए मैं तो विजन आईएएस फॉलो करता हूँ, मैं शुरुआत से वही पढ़ रहा हूँ। यूपीएससी की तैयारी के दौरान में मुझे विजन आईएएस काफ़ी अच्छा लगता था, उसका लैंग्वेज काफ़ी कंफर्टेबल लगा मुझे, और मुझे लगता है कि विजन आईएएस का कंटेंट वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया में। लोग काफ़ी काम करते हैं अपने कंटेंट पे और सभी उनको लगभग कॉपी करते हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप जो भी आपको लगता है, इनसाइट आईएएस है आपके पास, नेक्स्ट आईएएस भी अच्छा काम कर रहा है, आईएएस बाबा है, ये सभी अच्छा है। हाँ सर, जैसे कि हम स्टार्टिंग में ही बात करते, आपने बताया कि कमी यहाँ पे आ रही है कि स्टूडेंट्स जो है कि पीएचडी करने की सोच रहे हैं, मतलब कंफाइन तरीके से उनकी स्ट्रेटेजी नहीं है, फिल्टरिंग वाली समस्या है कहीं ना कहीं। मार्केट में निकले, कोई भी मैगजीन देखा, कोई बुक्स देखा, कुछ भी है उठा के लेकर आ गए और रूम में सजा के रखे हैं। ये समस्या सर बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में है, खास करके हिंदी जो मीडियम वाले हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा है। इससे सर कैसे बचा जाए कि मतलब बहुत लिमिटेड रखें खुद को? देखिए आपने एक और काफ़ी अच्छा प्रश्न किया है कि हिंदी के बच्चे परेशान हैं। हाँ। हिंदी के बच्चों के लिए कंटेंट का इशू है, और ये मैं मानता हूँ। मैं इंग्लिश मीडियम का बच्चा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे थोड़े स्ट्रगल करते हैं कंटेंट के मामले में। इसका बहुत प्रमुख रीज़न है कि जो सिविल सर्विसेज का तैयारी आप कर रहे हैं अगर, तो आपके पास जो कंटेंट आता है वो कहाँ से आता है? न्यूज़पेपर से। और जो दो प्रमुख न्यूज़पेपर हैं वो एक इंडियन एक्सप्रेस है और हिंदू है। हाँ। और ये दोनों इंग्लिश में आते हैं। तो प्रॉब्लम इज लैंग्वेज बैरियर, है ना। तो इनिशियली जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके पास कंटेंट इसलिए भी नहीं आ पाता है क्योंकि इन दो न्यूज़पेपर पर रिलाई कर रहे हैं, और जनसत्ता मैक्सिमम पढ़ते हैं हिंदी में। हिंदी में जनसत्ता थोड़ा अच्छा कंटेंट देता है। तो मैं बोलूँगा कि अगर आपको मिल रहा है सबसे पहले कि हिंदी जो हिंदू है और न्यू एक्सप्रेस है उसका हिंदी वर्जन में कुछ भी एनालिसिस आ रहा है, या अगर आपको कहीं से मिल जा रहा है जिस्ट वगैरह, तो प्लीज उसको पढ़िए, है ना। पहला तो कंटेंट आपके लिए वो होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम के भी जो बच्चे हैं उनको बहुत ही कन्फाइंड तरीके से
न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। वो तो कुछ भी एक रेफर कर सकते हैं या जिस्ट भी पढ़ सकते हैं, मैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन प्लीज़ न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर के रिगार्डिंग मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ जो मैंने इधर खोजा है, थोड़े दिन पहले मुझे मिला ये, चूँकि टाइम्स ऑफ इंडिया पहले नहीं आता था पटना से, तो पटना से पहले नहीं आता था तो वो दिल्ली, लखनऊ, इन्हीं सब के न्यूज़ रहते थे हेडलाइंस में। अब पटना से पब्लिश हो रहा था। बिहार का अगर आपको चाहिए मेनली, क्योंकि बिहार स्पेशल से क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी, तो बिहार स्पेशल के लिए बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि उसका कंटेंट कंक्रीट कहाँ से आया, अच्छा कहाँ से आया, तो अब टाइम्स ऑफ इंडिया फॉलो कर सकते हैं। उतना सर क्लिष्ट नहीं होता लंगो, जो समझ लेगा। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया इज वेरी गुड न्यूज़पेपर, मैं बोलूंगा। बिहार का अगर आपको रेफरेंस चाहिए, शुरुआत के 2-3 पन्ने पढ़िए, पूरा पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2-3 पन्ने में आपका काम हो जाएगा। तो ये आपका सोर्स होना चाहिए। बाकी जो आपने बोला कि डाइवर्जन होता है, हाँ। तो डाइवर्जन से बचने के लिए मैं बोलूंगा कि देखिए आपकी स्ट्रेटजी तो पहले से बनी है ना, कि ये मैगजीन हमें फॉलो करना है, ये बुक हमें फॉलो करना है, आपने पहले वो बनाया, उसे क्यों डाइवर्ट हो रहा है? आप अपने स्ट्रेटजी पे भरोसा रखिए। मार्केट में मैगजीन्स तो आती ही रहेंगी, ये बूस्टर वो बूस्टर, लेकिन जो आपका बेसिक मटेरियल है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। ये आपका की होना चाहिए। सर एनसीईआरटी के बारे में अब कहा जा रहा है कि बिना एनसीईआरटी पढ़े नहीं होगा। मतलब ये अब पढ़ना पड़ेगा सारे एस्पिरेंट्स को, मतलब कि अब जो स्टैंडर्ड बुक है सिर्फ उसको, एडवांस बुक उसको पढ़ के कर लिया जाए, नोट्स कोचिंग के नोट्स वगैरह से, या फिर एनसीईआरटी पढ़ें? क्या इस बारे में आपका ख्याल? देखिए, मुझे तो लगता है कि ये पता नहीं, ये नोशन था कि एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे तक समझ में नहीं आया। बीपीएससी में चल रहा था कि हाँ, बीपीएससी में एनसीईआरटी, यूपीएससी वाले सारे पढ़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कमीशन की तैयारी जो भी कर रहा है, किसी भी कमीशन की तैयारी जो भी कर रहा है, इट्स लाइक कि कोई बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको जो है इंजेक्शन दिया जाता है ना, डीपीटी का इंजेक्शन लगाया जाता है कि उसको बीमारी ना हो जाए। ठीक वैसे ही अगर आप इसमें जन्म ले रहे हैं, इस तैयारी में जन्म ले रहे हैं, आ रहे हैं सबसे पहली बार, तो आपको एनसीईआरटी का इंजेक्शन लगना जरूरी है। एनसीईआरटी का इंजेक्शन अगर आप इंजेक्शन नहीं लगवाइएगा तो प्रॉब्लम क्या होगी उस सिचुएशन में, कि आपका बेसिक फंडामेंटल जो कमजोर हो जाएगा। आप कितना भी फिर ऊपर का किताब पढ़िएगा, आपके बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो फिर समस्या होगी। दूसरी बात, एनसीईआरटी क्या करता है, आपके लिए बहुत चीजें आसान भी करता है। एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में वो लिखा रहता है, वो काफी प्रिसाइज राइटिंग है ना, ये जनरली बच्चे गौर नहीं करते हैं, वो काफी प्रिसाइज वे में लिखा हुआ है, तो आपको मेंस में आंसर कैसे लिखना है आप उससे भी सीख सकते हैं। तो एनसीईआरटी कुछ बच्चों को लगता है कि बस प्रीलिम्स के लिए पढ़े, ऑफ कोर्स वो तो पढ़ना ही है आपको, लेकिन वो आपको मेंस में भी हेल्प कर रहा है। आप उसका राइटिंग स्टाइल देखिए, इतना अच्छा लिखता है, इतना लूसिड वे में लिखता है वो, उससे आप सीख सकते हैं। तो एनसीईआरटी देखिए काफी जरूरी है। अगर आप पहले पूछ भी नहीं रहा था फिर भी मैं भी बोलता, आप मेरा इंटरव्यू लिया होता कि एनसीईआरटी तो पढ़ो ही पढ़ो, है ना। कुछ एनसीईआरटी काफी आवश्यक है। पॉलिटी का 11th क्लास का कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क आपको हर हाल में पढ़ना चाहिए। आपको तब समझ में आएगा कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल राइट का असली मीनिंग क्या है, वो अच्छे से समझाया है। आपको लक्ष्मीकांत नहीं समझाएगा, है ना, इतनी बड़ी किताब है, लेकिन वो नहीं समझा पाएगा जो पतली सी किताब समझाएगी। जी बिल्कुल। तो दैट शुड बी द की। ओके सर, अब मेंस की तरफ शिफ्ट करेंगे हम, कि मेंस में अब क्या अप्रोच रखे स्टूडेंट्स? अब शॉर्ट्स क्वेश्चन भी आ रहे हैं, अब टाइम मैनेजमेंट से बड़ा क्रूशियल हो गया यहाँ पे। 69th में बहुत लोगों से मिला मैं, तो उन लोगों का क्वेश्चन छूटा है, बहुत लोगों का स्टूडेंट्स का क्वेश्चन छूटा है, क्योंकि पहली बार दूसरी बार से हो रहा है। अब क्या अप्रोच लेके आगे बढ़े हैं स्टूडेंट्स? ये मेंस में आपने जो पूछा है, तो देखिए मेंस में तो मानता हूँ कि जो 3 स्टेज है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मेंस है। 900 नंबर का मेंस है, तो मैं तो बनिया दिमाग से सोचता हूँ हमेशा, अगर 1020 नंबर का पेपर है टोटल, उससे मेरा सिलेक्शन हो रहा है और 900 नंबर का एक ही स्टेज है, तो सबसे क्रूशियल स्टेज है मेरे लिए। बिल्कुल, है ना। तो मेंस में देखिए कुछ चीज़ें बदली हैं। जो भी बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं वो भी बात ये समझ रहे होंगे कि देखिए पहले हम लोग को 32-34 पेज का एक बुकलेट मिलता था लिखने के लिए, जो बुकलेट हमारे पास आता था। आज जो बुकलेट है जीएस सेकंड में, वो ऑलमोस्ट 60-65 पेज का मिलता है। और एक्सपेक्टेशन है जो चेक कर रहा है कि आप ठीक ठाक लिखें, कंटेंट तो लिखिएगा आप। अब पेज दिया हुआ है तो आपको तो लिखना है भाई। अब 2 पेज आपको मिला है तो आधा पेज तो आप नहीं लिखिएगा, है ना। तो आपका ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन खराब हो जाएगा, बच्चा कुछ जानता ही नहीं है। आप कितना भी अच्छा लिख जाइए, लेकिन आप आधा पेज तो लिख के नहीं आ सकते, कम से कम 1-1.5 पेज तो लिखोगे ना आप। तो देखिए उस 1-1.5 पेज आप लिख रहे हैं, तो एक चीज मैंने नोटिस की कि मेंस जो बीपीएससी का है, खास करके जीएस सेकंड, वो यूपीएससी से भी टफ है। सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर यूपीएससी से इस मामले में टफ है। लिखने के मामले में, अभी कंटेंट तो छोड़ दो आप, लिखने के इस मामले में 15 क्वेश्चन उसमें जो है, जैसे यूपीएससी पूछता है वैसे पूछ ही रहा है ना। तीनों में पहला जो क्वेश्चन है उसमें 5-5 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हो गया, और 5 आपसे उसके बाद बड़े आंसर्स लिखवा रहा है 38 मार्कर के।
वो यूपीएससी भी नहीं करता। यूपीएससी भी 20 जो क्वेश्चन पूछता है वो सब छोटे पूछता है। हाँ, 200 250 वर्ड 150 हाँ, गौर से गौर करें इस बात को, तो यूपीएससी से भी टफ है जीएस सेकंड। बिल्कुल। तो सबसे पहली बात है कि आपको आंसर राइटिंग करनी है। आंसर राइटिंग इसलिए भी जरूरी है कि आपका कंटेंट इंप्रूव हो या ना हो तो अलग बात है भाई, स्पीड पहले मेंटेन करिए आप। सर अभी से आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दो 70th के लिए। देखिए 70th के लिए अगर आप अभी से नहीं करिएगा तो कब करिएगा? आपकी स्पीड अभी बनेगी ना। अगर आप अभी से लग जाइएगा आंसर राइटिंग में तो आप धीरे धीरे कंसिस्टेंसी आपकी गेन होगी, आप स्पीड अपनी ठीक करिएगा, तब आप 3 घंटे में 60 पेज लिख पाइएगा, है ना। यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दूसरी चीज कि आंसर राइटिंग के लिए बहुत बच्चे परेशान रहते हैं कि कंटेंट नहीं दे पा रहे, समझ में नहीं आ रहा है सर। और सर एक चीज और मैं बताऊंगा, एक चीज और मैं सर कहना चाहूंगा, आप भी सर इससे रूबरू होंगे कि कंटेंट है दिमाग में, उतार नहीं पा रहे, प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, कंटेंट है लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं है। तो सर इसको थोड़ा इसका साक्षात उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि आप साइकिल चलाना जब स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए साइकिल से चलाने से एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो आप एक वीडियो देख रहे हैं कि साइकिल जो है चल रहा है, ऐसे पैडल मारते हैं, ऐसे चढ़ते हैं, आप साइकिल चलाना सीख जाइएगा तो नहीं सीख पाएगा। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं कि देखते हैं अच्छा आंसर कैसा लिखा हुआ है, आंसर का जो है मॉडल क्या है, अच्छा हाँ इंट्रो बॉडी कंक्लूजन क्या है, लेकिन लिख नहीं रहे हैं। तो भैया साइकिल चलाना देखने से, वीडियो देखने से या फोटो देखने से नहीं आता है, साइकिल पे बैठना पड़ता है ना। तो कलम कॉपी लेकर के बैठिए, एक दिन में 1 ही लाइन लिखिए, अगले दिन 2 लाइन लिखिएगा, तीसरे दिन जो है 4 लाइन लिखिएगा, फिर धीरे धीरे होगा कि 1 महीने के बाद आप पूरा आंसर लिखने लगिएगा। कंटेंट जो आप बोल रहे हैं कि कंटेंट दिमाग में वहाँ आ नहीं पा रहा है, तो इसलिए नहीं आ पा रहा है, 2 चीजें हैं। पहला कि आपने लिखा नहीं है, आप लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आंसर राइटिंग इज एन स्किल, जो स्किल है वो आप देख करके नहीं समझ सकते, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। साइकिल चलाना एक स्किल, धीरे धीरे साइकिल चलाते हैं ना उन लोग। दूसरी बात कि अगर आप आर्टिकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, जो आप पूछ रहे हैं, आर्टिकुलेशन आपका अच्छा नहीं है, दिमाग में है कंटेंट तो आपका इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। उस कंटेंट को आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद से आप अच्छा आंसर लिखिएगा। ये प्रोसेस है। तो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपने कंटेंट पढ़ा, कंटेंट को कंसोलिडेट होने दीजिए धीरे धीरे। जब वो कंसोलिडेट हो गया तो आपने समझ लिया उसको, तब आप अपने कॉपी पे अच्छे से उसको आर्टिकुलेट करके लिख पाइएगा। यही प्रोसेस है आंसर राइटिंग का। जो जानते ही नहीं हो क्या लिखिएगा, है ना। ओके सर, जैसे कि आपने बताया कि इन डेप्थ जैसे कि नॉलेज नहीं है, कंटेंट है लेकिन उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो उनके पास कंटेंट ही नहीं होता, पढ़ाई करते हैं, ये मतलब साइकोलॉजिकल, मतलब मैं एक यहाँ पे इशू करना चाहूँगा। एस्पिरेंट पढ़ रहे हैं, कमेंट में लिख के जाते हैं एस्पिरेंट्स वीडियो के कि आप कहीं सिलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू करने जाए तो ये जरूर पूछें कि हम बैठ लेते हैं, बैठकी लगा लेंगे, 2 घंटे 3 घंटे बैठ लेंगे टेबल के सामने, लेकिन हम याद नहीं कर पाते हैं। कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, जैसे पार्लियामेंट्री पढ़ा हमने, प्रेसिडेंट पढ़ा, कोई भी चीज़ पढ़ा, लेकिन जब हम यहाँ से उठें बहुत कम हिस्सा में याद है। तो वहाँ पे रिवीजन की कमी है क्या सर? इसको आप क्लियर करें। नहीं, ये एटीट्यूड प्रॉब्लम है। आप जो है, आप समझ रहे हैं इस कमीशन की तैयारी को आप दूसरे पेपर्स की तरह ले रहे हैं, आप इसको इंजीनियरिंग मेडिकल की तरह ले रहे हैं। देखिए एक बात मैं बड़ा स्पष्ट करता हूँ यहाँ पे बच्चों को कि अगर आप इस तैयारी में आ रहे हैं कमीशन की तैयारी में, तो आपका एक एक एटीट्यूड ब्यूरोक्रेट की तरह होना चाहिए। बिल्कुल। आप उस कंटेंट को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो जब ब्यूरोक्रेट सोचिए कि वो हमें हेल्प कहाँ करेगा। अगर आप पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपके मन में इंक्विजिटिवनेस ये होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए शुरुआत से कि यार पार्लियामेंट के बारे में आज पढ़ते हैं, देखते हैं हमसे क्या करवाएगा। अगर हम वहां जाएंगे तो आखिर वहां पे क्या हो सकता है ना। मान लीजिए कि अगर आपको मौका मिल गया पॉलिटिशियन बनने का, प्रैक्टिकली सोचना है। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं सोचिएगा तब तक गड़बड़ है कि नहीं। तो अगर आप उत्सुक होकर के नहीं पढ़ रहे हैं तब आप तुरंत भूल जाइएगा, लेकिन आपने वही थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर के उस कंटेंट को पढ़ा तो आप नहीं भूलिएगा। देखिए दोनों में ही कुछ प्रॉब्लम, दोनों में ही आपने पढ़ा, आपने 2 घंटे उसको भी पढ़ा, 2 घंटे इसको भी पढ़ा। एक में आपने बस ये पढ़ा ये सोच करके कि हमें एग्जाम पास करना है, एक में आपने ये सोच करके पढ़ा कि हम पार्लियामेंट के बारे में सीखते हैं कुछ। दैट इज द डिफरेंस। और कोई डिफरेंस सर क्या डिफरेंस होगा दोनों में? दोनों में डिफरेंस ये होगा कि जब आप समझ करके पढ़िएगा पार्लियामेंट के बारे में आज कुछ सीखते हैं तो आप उठ करके जाइएगा तो आपका दिमाग में चलेगा थोड़ी देर चलेगा कि अच्छा हाँ देखो ना, लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन बस पास होगा, राज्यसभा में नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि लोकसभा में चुने हुए लोग आ रहे हैं, तो सरकार जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन से हटती तो लोग ही हटाएंगे ना उसको। ये एनालिसिस चलेगी, तो ये एनालिसिस आप कॉपी में लिखिएगा, है ना सर। बहुत एग्जैक्टली सर, आपने बहुत बेहतरीन सर इसका मतलब अपने वो बताया उदाहरण। सर अभी ये
इंटीग्रेटेड में पढ़े 70th के लिए या फिर किस तरीके से भी पढ़े? देखिए, सबसे पहले तो मैंने बताया कि जो 70th पेपर है, मैं बच्चों को फिर से बोलता हूँ कि 17वीं के लिए आपको प्लीज़ एक काम करना है कि पहले आपको जांचना है कि आप कैसे विद्यार्थी हैं। अगर आप ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर का पेपर दे रहे हैं और आपके नंबर 50 नंबर 60 नंबर से कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप पहले प्रीलिम्स के लिए पढ़िए। प्रीलिम्स के लिए यहाँ पढ़ने का मतलब यह है कि आपका सिलेबस पूरा नहीं है ना। तो सबसे पहले सिलेबस का जो कवरेज है उसको निपटाइए। करंट अफेयर्स के लिए मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंटीग्रेटेड तैयारी करिए, क्योंकि वो मैगजीन ही ऐसा आता है मंथली वाला, आप देखिएगा खुद कि वो मेंस और प्रीलिम्स का कंटेंट दोनों देता है। तो अगर आप वो पढ़ भी रहे हैं बस समझ करके, तो आपका काम चल रहा है करंट अफेयर्स का। जैसे ही कुछ अच्छा, वो बच्चे तो अलग हो गए, चलिए प्रीलिम्स वाले। दूसरे बच्चे ऐसे हैं जिनका कि नंबर ठीक आ रहा है, 60 नंबर 70 नंबर से अच्छा आ रहा है, यानी कि वो मेंस के लिए अपीयर हो सकता है, यानी कि उनका सिलेबस कवर है ना। ये तो हमारा लिटमस टेस्ट है कि कैसी तैयारी है आपकी, टेस्ट ही तो बताता है। तो अगर आपने कोई पेपर दिया, आपका नंबर ठीक आ रहा है, इसका मतलब आप मेंस के लिए प्लीज आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करिए जिस पेपर में आप कंफर्टेबल हैं। हिस्ट्री आपको अच्छी लगती है, प्लीज हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर उठाइए और लिखिए, आपका बस यही काम है। आपने एक बार आंसर लिखा, आप 2 लाइन लिख पाए, मानते हैं पहले दिन 2 लाइन लिख पाए, लेकिन आपने मेहनत किया, आपका दिमाग वहां सोचा ना कि क्विट इंडिया मूवमेंट पे लिखते हैं, जरा देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट में बस आपको यही याद आ रहा है कि महात्मा गांधी ने किया था लॉन्च 1942 में, उसके बाद कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन आपने सोचा वहां पे बैठ करके। तो देखिए फायदा क्या होगा, मैं फायदा बताता हूँ लिखने से फायदा क्या होता है। बस 2 लाइन आपने सोचा, 2 लाइन लिखा, लेकिन जैसे ही उसका कंटेंट आप देखिएगा ना, क्विट इंडिया मूवमेंट का 4 पेज का कंटेंट देखिएगा मॉडल आंसर की तरह, एक एक चीज आपको उस दिन याद हो जाएगा, उसी दिन, क्योंकि आपको दिमाग आपका बोला है कि भाई तुमको ये आता नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, है ना। तो गलती करके जो हम सीखते हैं ना, वो बहुत दिन तक रहता है हमारे दिमाग में। तो क्यों ना ऐसे ही स्टार्ट करें। तो इसलिए तुरंत भिड़ जाइए, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं है, आपने 2 लाइन लिखा, लेकिन उसके बाद जो आप समझिएगा उससे पढ़ करके, वो बहुत दिन तक याद रहेगा। क्विट इंडिया मूवमेंट पेपर में भी उसके बाद लिखिएगा ना लिख करके, तो आपको नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप पहले आप फेल हो चुके हैं क्विट इंडिया मूवमेंट लिखने में। तो मुझे लगता है स्ट्रेटजी काफी काम करती है। जी बिल्कुल सर, आप 4 अटेम्प्ट तक सर सारा चीज़ों को अनुभव कराया आपने। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि पूरे सर प्रोसेस के दौरान सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन सर कहाँ पे आता है एस्पिरेंट्स का? जैसे कि अब तो आप सेलेक्ट हो गए, ऑफिसर सर बन गए, आपके पीयर ग्रुप होंगे, फेलो एस्पिरेंट्स होंगे, तो कहाँ पे मतलब ज़्यादा वो है डिस्ट्रैक्शन से एस्पिरेंट्स के बीच में? देखिए, डिस्ट्रैक्शन मल्टीपल्स होते हैं, डिस्ट्रैक्शन कुछ जेन्युइन भी होता है। डिस्ट्रैक्शन का मतलब डिस्ट्रैक्शन बस नहीं होता है। एक डिस्ट्रैक्शन ये है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो भी डिस्ट्रैक्शन ही है, जेन्युइन, वो जेन्युइन डिस्ट्रैक्शन है ना। सारे डिस्ट्रैक्शंस खराब नहीं होते हैं, याद रखिएगा। कुछ में आपकी इनहेरेंट कठिनाइयां होती हैं। एक डिस्ट्रैक्शन ये है कि आपका हेल्थ खराब हो गया, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आपको तो हेल्थ ठीक करना है। तो देखिए, इन सारे डिस्ट्रैक्शंस की बात मैं नहीं करता हूँ। इसके अलावा जो डिस्ट्रैक्शंस है उस पर मैं बात करूंगा, जैसे सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा कुछ लोग जो है कुछ ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं जो कि उनके लिए डेट्रीमेंटल होता है। इस तैयारी में देखिए आप ये रिस्क नहीं ले सकते हैं, मैं मानता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो आकर के यूट्यूब पे बोल देते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड इंस्पिरेशन थी या मेरा ये इंस्पिरेशन था, लेकिन मुझे लगता है ये डेट्रीमेंटल होता है, मेरा एक पर्सनल विचार है। तो सोशल मीडिया, कुछ ऐसे रिलेशनशिप जो आपको पुश नहीं कर रहे हैं इस तैयारी में, आपको खींच रहे हैं, आपकी डिसिप्लिन को तोड़ रहे हैं, आपकी कंसिस्टेंसी को भंग कर रहे हैं, तो प्लीज उनसे दूर रहिए। दूसरी बात, पीयर ग्रुप में ऐसे रहिए जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे। अब पीयर ग्रुप आपने ऐसा बना लिया जिसमें कि राजनीति की बात हो रही है दिन भर, है ना। नीतीश कुमार और तेजस्वी के बारे में ही चर्चा हो रही है। नीतीश कुमार तेजस्वी तो पूछता नहीं है पेपर में। आपको ऐसे पीयर ग्रुप में रहना है कि पूछे कि वुमेन रिजर्वेशन बिल आया है तो क्या फायदा होगा, वुमेन रिजर्वेशन बिल क्यों, वाटरशेड मूवमेंट है इंडियन हिस्ट्री में। ऐसे पीयर ग्रुप में आपको रहना चाहिए। तो डिस्ट्रैक्शन मल्टीपल्स हैं, आप कैसे अवॉइड कर रहे हैं वो सबका पर्सनल तरीका होता है। मेरा देखिए, अब आप मेरे से पूछिए कि क्या मैं सोशल मीडिया यूज करता हूँ, ऑफ कोर्स यूज करता हूँ। मैं चूंकि टीचर हूँ तो मुझे काम करना है व्हाट्सएप पे, मेरा ऑफिस का काम है वो। इंस्टाग्राम में कम चलाता हूँ, मुझे पसंद नहीं है बहुत। इसके अलावा मैं फेसबुक बहुत दिन पहले छोड़ दिया था। मेरा मेन व्हाट्सएप है और यूट्यूब है, जो कि यूट्यूब में इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि कंटेंट है उस पर बहुत सारा, और थोड़ा बहुत मैं स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह देखता हूँ। इसके अलावा जो मुझे चीजें पसंद है फ्रेश के लिए, ऑफ कोर्स। तो आपका काफी कंस्ट्रक्टिव दिमाग होना चाहिए इस तैयारी में। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिन भर तुम यूपीएससी की चीजें देखो, तुम अपने आप को रिवॉर्ड करो कि 5 आंसर लिख करके एक मूवी देख लेंगे, है कि नहीं, एक टेस्ट सीरीज बढ़िया दे करके और मस्त जाएंगे कहीं घूमने जाएंगे। आप अपने को रिवॉर्ड करिए, है ना।
ये चीज़ें होंगी। सर कुछ ऐसी चीज़ जो अपनी तरफ से आप ऐड करना चाहें जो मैं शायद नहीं पूछ पाया, नहीं वो क्वेश्चन कर पाया। देखिए बात ये है कि 2-3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ की मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीपीएससी अब आसान नहीं रहा है। जो भी बच्चे आकर के बोलते हैं कि आसान है, मेरा तो ये इस अटैम्प्ट में निकल गया, उस अटैम्प्ट में निकल गया। देखिए एक अपने आप को एक एवरेज बच्चा मानिए सबसे पहले, और उस हिसाब से बीपीएससी आसान नहीं है। 3-4 लाख फॉर्म गिरते हैं, 300 सीट होती है, सक्सेस रेट आप देख सकते हैं कितना कम है, परसेंटेज काफ़ी कम है। तो आपको 3 जो स्टेज हैं, तीनों पे आपको अच्छे से काम करना होगा। और दूसरी बात कि जो गेम चेंजर इसमें अब साबित होने वाला है, जो मेरी एनालिसिस है वो ऐसे होने वाला है ना। GS1 और GS2 में दोनों ही जो पेपर्स हैं उसमें लगभग आप देखिएगा एंड ऑफ द डे आपको सेम नंबर मिलेगा सभी कैंडिडेट्स को। जो बच्चा ए से अच्छा लिखेगा वो बच्चा जो है निकल जाएगा इस पेपर में, है ना। तो एसे पे प्लीज काम करिए। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि एसे की तैयारी कैसे करें, कैसे? जी हाँ। तो एसे की तैयारी के लिए मैं अपने अनुसार बोलना चाहूँगा कि एसे की तैयारी इसलिए भी अब कठिन है आपके लिए क्योंकि यूपीएससी एसे जो है वो पूछता है फिलोसॉफिकल, और बीपीएससी जो है वो दोनों पूछता है। तो यूपीएससी बस फिलोसॉफिकल पूछ रहा है तो आपका कम से कम इधर थोड़ा बहुत समय बच रहा है, लेकिन बीपीएससी आपसे दोनों में मेहनत करवाएगा। तो प्लीज दोनों टाइप के ऐसे प्रैक्टिस करिए। जो मेरा स्ट्रेटजी रहता है कि हफ्ते में एक ऐसे लिखिए, है ना। पूरे हफ्ते में जो आपका शेड्यूल है एक ऐसे बैठ करके इत्मीनान से छुट्टी वाले दिन लिखिए आप। वो आप पहले इनिशियली 4 घंटा 5 घंटा लीजिए एक ऐसे लिखने में, 11-12 पेज का ऐसे बढ़िया लिखिए। चूंकि बीपीएससी उससे छोटा लिखवाता है, लेकिन आप थोड़ा बड़ा ही ऐसे लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे लिखने के पहले खाका तैयार करिए, जिसको बोलते हैं हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि ऐसे में ये स्टोरी से स्टार्ट करना है तो ये स्टोरी डालनी है, ये हमारा थीम होगा, ऐसे कंक्लूड करना है ना, यही सब चीजें डालते हैं। तो उस पर आप थोड़ा समय दीजिए शुरुआत में। शुरुआत में आप आधा घंटा भी दे सकते हैं उसको, क्योंकि वो अगर आपका सेट हो गया, ब्रेन स्टॉर्मिंग आपने ठीक कर लिया, जिसको हम बोलते हैं खाका आपने तैयार कर लिया, तो बस उसको देख के लिखना ही तो है ना, फ्लो मेंटेन कर लेना है। और दूसरा, किसी न किसी एक अच्छे गाइड के साथ रहिए ऐसे लिखने में, जो अच्छा फीडबैक दे। ऐसे आपने क्या लिखा ये मैटर नहीं करता है जब तक आपको फीडबैक नहीं मिलता है। आप कैसे पता करिएगा आपने ठीक लिखा है? 300 नंबर का वो कंटेंट है और आपको कम से कम उसमें 150-200 नंबर लाना है, तो आप जब तक रेगुलर फीडबैक नहीं लीजिएगा तब तक आपको पता कैसे चलेगा, है ना। तो परसेप्शन बेस्ड चुकी है, मैं बोलूँगा स्टेज है ऐसे वाला। परसेप्शन बेस्ड इसलिए कि किसी को आपका ऐसे अच्छा लग सकता है, किसी को खराब लग सकता है ना। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आप ऐसा ऐसे लिखिए जो कि सबके समझ में आ जाए, है ना। आपके विचार काफी क्रांतिकारी ऐसे ना हो कि किसी को समझ ही ना आए। वहाँ एग्जामिनर से आपको नंबर लेना है तो एक कॉमन नोशन रखिए। कुछ लोग बहुत ही अजीब लिख देते हैं बातें, है ना, कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये गड़बड़ है ना। आपका बात जो है कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे ये सब चीजें नहीं बोलते हैं, फ्रिवलस बातें हैं ये सब। कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहिए, सेकुलर कंट्री है आप, आपके अपने विचार वहाँ झलक रहे हैं ऐसे में, तो वो देख रहा है कि आपका नोशन कैसा है। बिल्कुल। यही सब चीजें फॉलो करिए। एक ऐसे लिखना चाहिए हफ्ते में, बहुत इनिशियली बोझ मत डालिए, फिर धीरे धीरे आप सेल थ्रू कर जाएंगे। ओके सर, कंक्लूड करें कुछ और आपसे सर, यूट्यूब चैनल वगैरह है क्या सर आपका? नहीं ना, नहीं तो सर और कुछ देना नहीं है कि आपसे कनेक्ट होने के लिए? ठीक है सर, कंक्लूड करते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही डीप आपने स्ट्रेटेजी अपना शेयर किया। मैं बहुत सारे इंटरव्यू किया हूँ, मैं कम्प्लीमेंट ये कर रहा हूँ कि मेरे वन ऑफ द बेस्ट जो मैं टॉपर का इंटरव्यू किया हूँ, सिलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू 64 से लेके, उसमें सर आपका भी इंटरव्यू जो मेरे दिल के बहुत करीब होने जा रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो गई है। सर ने जो अपनी स्ट्रेटेजी बताई उसको प्लीज़ फॉलो करें, और सर ने बहुत ही कंदीद तरीके से और बहुत ही ऑनेस्टली बात किया है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल से पॉलिटिकल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सर इस बार से मैं प्रेयर करता हूँ कि आपकी जो भी ड्रीम है वो सर ट्रू हो, ताकि एक बार और सर आपसे मिले और आपका सर इंटरव्यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।